जय हिंद साथियों, घटना चक्र के महा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये साइंस का घटना चक्र बुक देख रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा अगर ये पूरी बुक कवर कर लेते हैं मेरे साथ शुरू से अंत तक। पहले नंबर सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग। क्या कह रहा है? सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? कहाँ पर यूज करते हैं सोनार का? तो उत्तर कीजिए तेजी में। कहाँ पर? नौ संचालकों द्वारा सोनार का यूज कर देते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं सोनार का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होते हैं। देख सकते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? महासागर में प्रयोग करते हैं छुपी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए। इसमें कौन से तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो आप ये भी ध्यान रखें कि इसमें उच्च आवृत्ति के पराश्रय तरंग का प्रयोग किए जाते हैं, है ना। इतना ध्यान रखें। आप लोग इसे डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन आप लोग ज़रूर इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए क्योंकि बार बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, है ना। इसका यूज कहाँ है ये पूछे जाते हैं, तो इसे पढ़ सकते हैं इससे अच्छे से। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। अगले सवाल देखिए। कहरा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। महासागर में छुपी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखते हैं, आगे बढ़िए, है ना। तो सोनार में हम प्रयोग करते हैं, तो हाँ, इससे पहले भी हमने बताया कि सोनार में किसका प्रयोग करते हैं। तो वही देखिए, सोनार में, है ना, सवाल पूछ लिया किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रय तरंग का प्रयोग करते हैं। पराश्रय तरंग का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले सवाल देखिए, चौथे नंबर सवाल। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए अगले सवाल देखते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग मापते हैं, वेग या चाल। और क्रोनोमीटर जो है, क्रोनोमीटर के बारे में देख लीजिए। क्रोनोमीटर क्या है? इससे तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता का मापन करते हैं ये, है ना। और ऑडियोफोन क्या करते हैं? ऑडियोफोन के बारे में देख लीजिए। ये दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एनीमोमीटर, है ना, किसके मापन में प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर, तो ये पवन का वेग हो जाएगा, पवन का वेग, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़िए। 6 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 6 नंबर सवाल। वायु की गति निम्नलिखित में द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है वायु की गति? तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। आगे बढ़िए, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, तेजी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 7 नंबर सवाल देखिए, है ना। अगर आप मेरे साथ घटना चक्र का पूरे बुक कवर कर लेते हैं तो आपका साइंस से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम हो। चलिए 7 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए। 7 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? 7 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए। सुमिलित नहीं है, हमें देखना है कि कौन जो है सुमिलित नहीं है। तो आप सभी को पता होगा क्या कि टेकियोमीटर में जो है दबांतर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये गलत है। एनीमोमीटर वायु का चाल, अमीटर से विद्युत धारा, पायरोमीटर से उच्च तापमान, ये सभी है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? सी। चलिए अगले सवाल देखते हैं, है ना। अगले सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर कहाँ यूज करते हैं भाई? बता दो भाई, कहाँ यूज करते हैं? उच्च ताप में, उच्च ताप में, उच्च ताप मापते हैं। चलना भाई, आगे चलना, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई कि देखो कि पायरोमीटर या इसी का पूरा नाम है क्या? पूर्ण विकिरण, है ना, पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी जो है, इसमें जो है किसके नियम पर आधारित है? ये स्टीफन के नियम पर। इतना जरा सा याद रखना, स्टीफन के नियम पर ये आधारित है। आगे बढ़ते हैं। आप इसे पूरे ये डिटेल पढ़ सकते हैं, ये पूरे डिटेल वीडियो को पॉज करके ये पूरे डिटेल पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित संयंत्र में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो हम लोग देख चुके थे क्या? पायरोमीटर। कहाँ पर है? पायरोमीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पायरोमीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर किसे कहते हैं? तो विकिरण तापमापी, विकिरण तापमापी पायरोमीटर कहते हैं इसे। अगले बढ़ते हैं आगे, 11 नंबर सवाल। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान
है ना, माप सकता है, इतना तक का तापमान जो है माप सकता है, वो कौन है? तो कौन हो जाएगा? पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण जो है पायरोमीटर, है ना, इसे 2000 डिग्री सेल्सियस का ताप माप सकते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि पायर हेलियोमीटर का प्रयोग जो है निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? तो किसे मापते हैं पायर हेलियोमीटर से? ध्यान रखना है, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन पायर हेलियोमीटर। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, है ना, 13 नंबर सवाल, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो क्या हो जाएंगे? गैसों के दाब, गैसों का दाब। मैनोमीटर गैसों के दाब मापते हैं। आगे बढ़िए, मैनोमीटर गैसों की दाब। और आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए क्या है। अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, तो मैच कीजिए आप लोग। ए मीटर, ए मीटर से पता होगा कि विद्युत धारा मापते हैं, तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे विद्युत धारा। और हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, तो यहाँ मैच हो जाएगा, है ना। बेरोमीटर से दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। और स्प्रिंग तोला से भार मापते हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए क्या है अगले सवाल, है ना। आप लोग वीडियो को प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसे इसके डिटेल आप पढ़ लें, है ना। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सवाल देख रहे हैं, है ना। अगले सवाल देखिए क्या है अगले सवाल। अगले सवाल देखिए कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो ए नंबर देखिए ओडोमीटर है। तो वाहनों के द्वारा जो है पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने में यूज करते हैं। जो वाहन जो चलते हैं उसकी दूरी जो पता करते हैं, उसमें कौन से मीटर लगे होते हैं? ओडोमीटर उसे बोलते हैं। एक होते हैं ओंटोमीटर। ओंटोमीटर क्या करते हैं? ओंटोमीटर के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र है। और ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापती है। जबकि ए मीटर विद्युत धारा मापते हैं, जबकि यहाँ पर विद्युत शक्ति है, इसलिए ये गलत है। और यही पूछ रहा था कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल क्या है देखिए अगले सवाल, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? किस उपकरण से नापी जाती है? तो क्या हो जाएगा? ए मीटर, ए मीटर से मापी जाती है। अगले सवाल देखिए, है ना। अगले सवाल देखिए, है ना, क्या कह रहा है अगले सवाल, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब किस यंत्र का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने में? ये है बैरोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल को उत्तर कीजिए। साधारण जो बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि साधारण बैरोमीटर में जो है वैसे ज़्यादा तौर पर तो पारा का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन जल दे रखा है। बैरोमीटर में जल का भी प्रयोग करते हैं, है ना, एल्कोहल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उपयोग सभी। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं खा रहा है, इसलिए, है ना, इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखें कि बैरोमीटर जो में पारा का ज़्यादा यूज होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, है ना, इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखिए, दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, किससे ज्ञात करते हैं? तो ये है, ध्यान रखना है, लेक्टोमीटर। किससे? लेक्टोमीटर, है ना, लेक्टोमीटर। आगे बढ़िए, चलते हैं। अगले सवाल देखिए। अगले सवाल देखिए, दूध में, है ना, फिर उसी टाइप के सवाल है। क्या कह रहा है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर हो जाएगा। दूध के घनत्व को किससे मापते हैं? लेक्टोमीटर से मापते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापते हैं? तो ये वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता, ध्यान रखना है आप सभी को, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगले देखते हैं। अगले देखें, अगले सवाल कीजिए, आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए आप सभी के सामने सवाल है, उत्तर कीजिए। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? है ना, आर्द्रता पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आर्द्रता, तो तेजी में उत्तर कीजिए, क्या हो जाएगा, है ना। हवा में आर्द्रता की बात कर रहा है, तो देखिए हाइग्रोमीटर, आर्द्रता के हाइग्रोमीटर, है ना, हाइड्रोमीटर नहीं, ये नहीं, है ना। कुछ भाई गलत करके ये आ जाते हैं, गलत मार देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, आर्द्रता पूछ रहा है, आपको क्या करना है? हाइग्रोमीटर लगाना है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगले सवाल को उत्तर कीजिए। देखिए अगले सवाल क्या कर रहा है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र
प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता पूछ रहा है, फिर आर्द्रता पूछ रहा है तो क्या कहिएगा? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक, चलिए आगे। हाइग्रोमीटर पूछ रहा है तो क्या है? आर्द्रता मापते हैं, मतलब वातावरणीय आर्द्रता ना, वायु की आर्द्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल, आर्द्रता, फिर वही उसी टाइप के सवाल है। आर्द्रता को किससे मापते हैं? आर्द्रता है ना, तो क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी। चलिए आगे सवाल देखिए। अगले सवाल, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो फिर क्या हो जाएगा? आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। चलते हैं फिर से अगले सवाल देखते हैं, है ना। 27 नंबर देखिए, सम्मिलित करना है हमें। क्या पूछ रहा है? कौन सही सम्मिलित है ना, कौन सही सम्मिलित है? तो थर्मो रेसिस्टर जो है, थर्मो रेसिस्टर से क्या मापते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये सही है। इसके बाद जो है सारे गलत हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 28 नंबर सवाल, हमें सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो क्या है? पढ़िए और उत्तर कीजिए, अपना दिमाग में सोचिए कहाँ कौन मैच खाएगा। स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप से पता होगा कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज करते हैं ना, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं। इसके बाद सिस्मोमेनोमीटर, सिस्मोमेनोमीटर से क्या पता है कि रक्तचाप को मापते हैं, रक्तचाप को मापते हैं, ये हो जाएगा। केरेटोमीटर, केरेटोमीटर से क्या करते हैं ना, सोने की शुद्धता मापते हैं, और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, तो ये हो जाएगा, है ना। चलिए आप लोग प्लीज़ इसे याद रखें। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगले सवाल क्या कह रहा है? रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब, तो रक्तदाब किसे मापते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगले सवाल 30 नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसे जो है 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? पैरोमीटर, पायरोमीटर, पायरोमीटर, है ना, उच्च तापमान को मापते हैं, पायरोमीटर, है ना। अगले सवाल देखिए 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल क्या कह रहा? 31 नंबर सवाल देखिए आप लोग, है ना, क्या बोल रहा है 31 नंबर सवाल? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ना। प्रकाश की तीव्रता की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? लक्स मीटर, लक्स मीटर, है ना। लक्स मीटर से क्या करते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, लक्स मीटर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए, अगले सवाल क्या कर, रडार उपयोग में आता है। रडार का यूज कहाँ करते हैं? रडार का यूज कहाँ करते हैं? तो रडार का यूज जो है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं रडार का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। आगे देखिए, रडार का आप लोग क्या करें, रडार का फुल फॉर्म याद रखिए, है ना। रडार का फुल फॉर्म याद रखिए, क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रडार का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये वाले बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है रडार का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए 33 नंबर सवाल, कौन सी राशि जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है ना। रिएक्टर पैमाने, तो भूकंप की तीव्रता, है ना, रिएक्टर में मापते भूकंप की तीव्रता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल क्या कर, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, किससे मापते हैं भूकंप की तीव्रता? तो रिएक्टर से, रिएक्टर स्केल से मापते हैं, है ना। तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं, तो ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे सवाल उत्तर कीजिए। रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? तो भूकंपीय, मैंने भूकंप का यूज करते हैं, भूकंप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है भूकंपीय लहरों का आयाम मापते हैं इससे, ना। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल देखिए, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापते हैं? रिएक्टर पैमाने से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बार बार सवाल रिपीट हो रहा है ना, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए जब आप घटना चक्र का पूरी साइंस का बुक कवर कर लेते हैं तो आपका साइंस से एक भी सवाल नहीं छूटेगा कोई भी एग्जाम में, है ना। चलिए अगले सवाल देखिए, सम्मिलित नहीं है, हमें देखना है कि कौन जो है सम्मिलित नहीं है। तो रिएक्टर पैमाने में हम क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं, जबकि यहाँ आर्द्रता का, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो यही तो सही है ना, इधर सारे सही है।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगले सवाल क्या कह रहा, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक मान नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, केल्विन, है ना। केल्विन में जो है माइनस नहीं होता है। आप कभी नहीं सुने होंगे कि -0 केल्विन, -10 केल्विन, नहीं, केल्विन में ऋणात्मक नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। भूकंपीय यंत्र कौन सा है, तो भूकंपीय यंत्र कौन से हैं, तो इसके बारे में पता होगा, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंपीय यंत्र है। आगे देखिए, है ना, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या कह रहा कि सिस्मोग्राफ भूकंपीय जो है तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र है ना। और ये जो है क्या है, केस्कोग्राफ के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये पौधे की वृद्धि को मापने का एक यंत्र है। और इसका आविष्कार ध्यान रखना है कि जगदीश चंद्र बोस ने किया था, कब, 1900 में इसका आविष्कार किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है केस्कोग्राफ ना, पौधे में वृद्धि का मापने का एक यंत्र है। इसकी खोज कौन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, कब किया है ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इसके बाद देखिएगा तो गीगर काउंटर की बात कर रहा है। गीगर काउंटर क्या है, एक कण अनुवेदक है और इसका यूज क्या होता है, इससे क्या मापते हैं, आयनिक विकिरण को मापा जाता है। तो अब तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि आयनिक विकिरण किससे मापा जाता है, तो गीगर काउंटर के द्वारा। चलिए आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, किसके द्वारा भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है, तो फिर से वही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ ना, सिस्मोग्राफ। चलिए आगे देखिए, 42 नंबर सवाल, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो क्या रिकॉर्ड करता है, ये भूकंप रिकॉर्ड करता है, तो भूचालन हो जाएगा, भूचाल हो जाएगा, है ना। देखिए किस तरह से ऑप्शन जो है ना घुरा फिरा के बार बार एक ही चीज़ों को किस तरह से एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है, सेम रिपीट नहीं कर रहा है, उसे घुरा फिरा के रिपीट कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, भूचाल, है ना, भूचाल, तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल देखिए, यहाँ पर मैच करना है, तेजी में मैच कीजिए आप लोग। भूकंप तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ऊंचाई अल्टीमीटर हो जाएगा, और विद्युत धारा ए मीटर हो जाएगा, प्रतिरोध ओम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर से यहाँ मैच। तो फेडोमीटर आप सभी को पता होगा कि समुद्र की गहराई फेडोमीटर, और बैरोमीटर से क्या करते हैं, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, पहले भी पूछे। अल्टीमीटर से अभी भी देखें ऊंचाई। चलिए ये याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग मैच कर सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये देखिए अगले सवाल क्या करा, फेदोमीटर, तो फेदोमीटर तभी देखिए समुद्र की गहराई, है ना। ध्यान से पढ़ो भाई, इस बार जो है ना सिलेक्शन 100% लेना है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल क्या कह रहा है, आपको फिर क्या करना है, मैच करना है। एनीमोमीटर से क्या है, वायु का वेग, यहाँ हो जाएगा। और सिस्मोग्राफ से क्या है, सिस्मोग्राफ, है ना, सिस्मोग्राफ क्या, भूकंप, है ना। और बेरोग्राफ वायुमंडलीय ताप, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, है ना। मैच हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। बड़े ही आराम से सारे सवाल कवर यहाँ पर देखिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पर सारे सवाल कवर कर लेते हैं। देखिए अगले सवाल कीजिए, मैनोमीटर से क्या करते हैं, बताइए। मैनोमीटर से क्या करते हैं, मैनोमीटर से किससे मापते हैं, है ना। ये देखिए, है ना, देखिए जैसे अभी हमसे मिस्टेक हो रहा था कि डायरेक्ट इसे मैच करने लगे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है ना। तो ऐसे मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में भी, कौन सम्मिलित नहीं है ना। तो नहीं है देखना है। मैनोमीटर से दाब मापते हैं, गैसों की दाब, ठीक है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन, ये भी ठीक है। कार्डियोग्राम जो है हृदय गति, ठीक है। और सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है। सिस्मोमीटर से आपको पता है क्या, भूकंप की तीव्रता मापते हैं, है ना। तो ये सही हो जाएगा, यही तो पूछ रहा था कि कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल क्या कर रहा है, किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, फोनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके मापन में,
तो फोनोमीटर का प्रयोग जो है किसके मापन में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, तो हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि फोनोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। यहाँ पर कोई ऑप्शन क्या था, कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पर मैच नहीं खा रहा था, है ना। चलिए अगले सवाल देखिए, पूछ रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाते हैं, पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाते हैं, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगा लो भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, इससे पता चल जाएगा पॉलीग्राफ से। पायरोमीटर से पढ़ चुके हैं, उच्च तापमान मापते हैं। और गायरोस्कोप से जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापते हैं। और काइमोग्राफ, ये क्या है, काइमोग्राफ, ध्यान से देखें, काइमोग्राफ, ये सब आप लोग नया नया देख रहे होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ जो है लूसेंट में इसके बारे में नहीं लिखा गया है ना। लूसेंट देखिएगा ना, ये काइमोग्राफ के बारे में नहीं लिखा गया। काइमोग्राफ जो है क्या है, इससे क्या करते हैं, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ, है ना, क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला एक यंत्र है, जैसे कि रक्तचाप, हृदय की धड़कन, ये सब जो है पता चलता है ना, काइमोग्राफ से। अगले सवाल देखिए, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाले यंत्र कौन से यंत्र है। फिर से सवाल देखिए, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, है ना, कौन से है। तो बताइए ये कौन से यंत्र है ना। थियोडोलाइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोग अगले सवाल। तो यहाँ तक जो है ये पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे चैप्टर के, जो इस चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या नाम है ना। घटना चक्र का पहले चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब ये दूसरे चैप्टर हम लोग देखेंगे, है ना। तो आप लोग पानी पी लीजिए और दूसरे चैप्टर देखते हैं क्या है दूसरे चैप्टर का नाम, है ना। ये है यांत्रिकी, है ना। इसमें हम द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेगी, गति, ये सब की चर्चा करेंगे। आप लोग पानी पी लीजिए और फिर है ना, कमर मजबूत करके बैठ जाइए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मेरे साथ, है ना। चलिए देखते हैं पहले सवाल, इसमें कीजिए, पहले सवाल को उत्तर कीजिए। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम किससे जाना जाता है भाई, जड़ता का नियम, है ना। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं, पहले नियम को। यहाँ तो जड़ता लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं, है ना। तो 2 नंबर सवाल देखिए, इसमें 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके पहले गति के बारे में। 2 नंबर सवाल देखिए, उत्तर कीजिए 2 नंबर सवाल। फर्स्ट में, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, किस तरह से। साधारण यंत्र की बात करें तो किसी व्यक्ति की जो है सहायता किस तरह से करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी नंबर, है ना। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, है ना, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में वो काम करता है, साधारण यंत्र। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। तो गहरी सांस ले रहा है तो रीडिंग जो है उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, रीडिंग उसकी बढ़ जाएगी। चलिए आगे सवाल देखिए, चौथे नंबर सवाल, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रन पर काम करते हैं, अपकेंद्रन, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन। अपकेंद्रन में पता होगा ना आप लोग को कि जो बल लगता है वो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है ना, केंद्र से बाहर बल लगता है। तो वॉशिंग मशीन में तो यही होता है कि कपड़े को बाहर की ओर धकेलता है, साफ़ होता है कपड़े, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अगले सवाल, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। अगले सवाल देखिए, अगले सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी जो है राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश नहीं मतलब वो अदिश है, तो अदिश कौन है ना। आप सभी को पता होगा जो आयतन है वो क्या है, अदिश है। वेग,
विस्थापन, बल की बात करें, ये सब क्या है, सदिश है। आयतन क्या है, अदिश है ना। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश है। चलिए आगे चलिए है ना। कौन सी राशि जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है, पूछ रहा है सदिश। आप लोग क्या करें कि सदिश और अदिश को अच्छे से कवर कर ले, है ना। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बार बार, है ना। तो कौन सी राशि सदिश पूछ रहा है, तो संवेग क्या है, सदिश है ना। संवेग सदिश राशि है ना। संवेग बराबर क्या होता है, आप सभी को पता होगा, है ना। बताइए, मन में सोचिए, संवेग बराबर क्या होता है ना। संवेग बराबर क्या होता है। चलिए अगले सवाल देखिए, कौन सी राशि जो है क्या है, सदिश राशि है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विस्थापन सदिश है, ऑप्शन सी, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को, है ना, संवेग और वेग के अनुपात को जो है, आगे देखिए, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। अरे छोटा हो नहीं रहा, रुको भाई, इधर से, हाँ अब हो जाएगा छोटा, हाँ ठीक ठीक। हाँ क्या था, देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो अभी आप लोग से पूछ रहे थे, है ना, क्या है, द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान। तो संवेग और वेग के गुणनफल जो है, इसके अनुपात जो है, इससे क्या प्राप्त होता है ना, द्रव्यमान। तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग, क्या देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, है ना। वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, इसलिए द्रव्यमान निकालेंगे तो संवेग बट्टा क्या हो जाएगा, वेग। आगे बढ़िए, अगले सवाल देखिए, बल गुणनफल है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल, है ना। अगले सवाल देखिए, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, फ्रेश नहीं दिखाई देता होगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। क्या कह रहा है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, कितनी होगी। तो ये याद ही रख लीजिए आप लोग, कितना होती है, ये 6 होती है, 6। अगले सवाल देखिए, ये आईएएस में, देखिए आईएएस में पूछा गया सवाल है ये। 12 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में आप सभी को पता होगा, जो ऊर्जा होती है वो न तो कभी बनती है न ही नष्ट होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए, हवाओं की ऊर्जा होती है, मतलब हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। तो हवा में जो है केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है हवा में। आगे देखिए अगले सवाल, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो कौन सी, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। आप लोग भी महसूस किए होंगे, अगर बस पे बैठते हैं और बस एक आगे चल, है ना, स्टार्ट हो जाता है तो हमें जो है हम क्या होते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ये क्या है, ये ऐसा क्यों होते हैं, ये स्थिरता का जड़त्व है। ये क्या है, स्थिरता का जड़त्व है। चलिए आगे बढ़िए, 16 नंबर सवाल देखिए, है ना, क्या कह रहा है, इसमें कथन है, कथन क्या, स्टेटमेंट क्या है कि एक पूर्णतः घूर्णनहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ये तो सही बात है। और कारण कह रहा है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो तो उसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आप लोग सोचिए क्या होगा, है ना, बताइए क्या होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन दोनों कथन सही है ना। जैसे पहले कथन में क्या था, पहले कथन में क्या था कि एक पूर्णतः घूर्णनहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। और कारण जो बता रहा है, रीजन जो बता रहा है, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता।
तो ये भी सही है, लेकिन इसकी में जो है ना, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, उसका ये जो है स्पष्ट कोई कारण नहीं है, तो इसलिए दोनों सही होगा लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए जो है आप जो है इसकी कौन से ऑप्शन सही कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका बी सही कर सकते हैं ना, तो इसके बी जो है सही है, इधर देख सकते हैं, बात में आएगा ना, ऑप्शन बी सही, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 17 नंबर सवाल क्या करा है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों, है ना। बहुतों दिन से सवाल पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, बार बार ये सब बच्चे वाले सवाल है। सड़क पर चलने की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन है ना। तो क्यों, क्योंकि बर्फ़ पर घर्षण कम होता है ना, बर्फ़ पे घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ़ पर चलना कठिन है। तो देख लीजिए ऑप्शन, खोज लीजिए कहाँ पे है ना? कहाँ पे है देखिए, है ना। तो यहाँ पर डी नंबर में ऑप्शन है ना, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। और निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष, अगर आप निष्कर्ष को पढ़ते हैं तो ए नंबर कह रहा है कि किसी चलमान वस्तु का भार कम होता है, ऐसा तो सही नहीं लग रहा है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, ये भी सही नहीं लग रहा है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि अगर एक बार कोई गाड़ी चल गया तो उसका घर्षण क्या होता है ना, कम हो जाता है ना, घर्षण कम हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, है ना, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ सी दे रखा है। चलिए आगे देखिए, अगले सवाल कीजिए। देखिए, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदता है और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, ठीक ना। तो ये सवाल है, वैसे आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप के सवाल है, तो याद करना है तो कर सकते हैं आप बिल्कुल, है ना। क्या होगा, 10 गुना होगा। इसके फार्मूला होता है, अगर बोर्ड पर रहते तो इसके फार्मूले समझा देते हैं, फिलहाल स्क्रीन पर बताना कठिन है ना। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे समझ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि, है ना, इसका क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लाएँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्यों, तब क्वेश्चन जो है बोर्ड पर आ जाएगा, है ना। क्योंकि बोर्ड पर लाने में थोड़ी क्वेश्चन कठिन हो जाता है और यहाँ पर जो है ये आसान है। तो 20 नंबर सवाल देखिए, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है, ठीक। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुकती है, तो इसके बीच रिलेशन क्या हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन जो है तीनों के बीच बराबर होंगे, है ना। अगर एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है ना, और यदि समान अवरोधक बल, गतिज ऊर्जा समान है और बल भी समान लगा रहे हैं, तो ये सभी के लिए क्या होंगे, समान ही होंगे। चलिए, दूरी भी समान होंगे। अगले सवाल देखते हैं। देखिए कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है। गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है 4:9 है, तो उसके वेग का अनुपात कितना होगा, वेग का अनुपात कितना होगा। देखिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, हाफ mv², है ना। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात इतनी ही, तो वेग का जो है क्या करना, इसमें जो है ना, इसको रूट के अंदर कर देना है, तो ये कितना, 2 और ये 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला ध्यान रखिएगा, हाफ mv², है ना, द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए वही फार्मूला लगाया है इन्होंने और ये सवाल को सॉल्व किया है। देखिए अगले सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, ठीक, सड़क के जो है क्या कर रहा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में, मतलब आगे वाले पहिए में, प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं क्या परिवर्तन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो यह R से कम हो जाएगा। जितनी प्रतिक्रिया है तो इससे जो परिवर्तन जो है, इससे परिवर्तन जो है कम आएगा, R से कम आएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए,
तेल से अंततः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तेजी में उत्तर कीजिए, तेजी में सोचिए क्या होगा उत्तर, है ना। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं भाई, गले सूख गया तभी से। तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग, तेजी में उत्तर कीजिए। 23 नंबर सवाल उत्तर कीजिए क्या होगा, तेजी में उत्तर कीजिए। तो क्या होगा, फिर से सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा था? तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ, तेल का मुक्त पृष्ठ मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अत्यधिक गहराई होगी, मतलब पीछे वाले सिरे में ना ज़्यादा गहरा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, है ना। और धुआं धुआं कर दीजिए। साइंस का जो है ना, साइंस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, है ना। साइंस जो है थर थर काँपेगा साइंस के सवाल, है ना। हम लोग इतना सवाल कवर कर लेंगे ना, एक भी साइंस का सवाल नहीं छूटेगा, है ना। एग्जामिनर कहीं से पूछे, है ना, सवाल छूटेगा नहीं। देखिए इसमें क्या करना है, क्या कथन कर रहा कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, और इस तरह से ऑप्शन बनाया गया है। 4 पहियों वाला वाहन, एक नंबर देखिए, बाहरी पहियों पर उल्टेगा। दूसरे में कह रहा है अंदर के पहियों पर उल्टेगा, है ना। तीसरे में कह रहा बाहर की तरफ फिसलेगा। चौथे में कह रहा अंदर की ओर फिसलेगा। तो ये क्या, कौन कौन से जो है सही है, कौन कौन से सही है ना। तेजी में अनुमान लगाइए कौन कौन से सही है। तो देखिए क्या कह रहा था, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये तो बिल्कुल वाले ठीक बात कर रहा है कि बाहरी पहिए पर उल्टेगा, ये बिल्कुल सही है। अगर आप 4 चक्का चलाए होंगे, अगर मोड़ पर अगर तेज़ी से घुमाते होंगे तो जब पलटता है तो किधर से पलटता है? बाहरी पहिए पर पलटता है, ठीक। और बाहर की तरफ फिसलेगा, तो ये वाले ठीक हैं और ये वाले ठीक है। तो 1 और 3, तो 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 मतलब ए नंबर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगले सवाल, अगले सवाल देखिए, आप लोग कीजिए अगले सवाल। क्या कह रहा, देखिए 25 नंबर सवाल को उत्तर दीजिए आप लोग। देखिए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है ना। तो ए त्वरण जो होता है ना, ए से लिखते हैं त्वरण को, त्वरण, है ना। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, यही तो त्वरण का सूत्र है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट दौड़ आगे बढ़ते हैं, है ना, फटाफट दौड़ आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला ए से क्या होते हैं, बी से क्या होते हैं, टी से क्या होते हैं। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व, है ना, जो है किसने, ऐसे कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये न्यूटन से पहले ही बता दिया था। बताइए कौन है ये व्यक्ति? ये है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल कीजिए आप लोग। देखिए अगले सवाल, है ना, दूसरे नंबर सवाल सॉल्व कीजिए। दूसरे नंबर सवाल थोड़ा बड़े कर देते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सवाल पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? न्यूटन भाई ने दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और इसे ज़रूर पढ़ लें, है ना, क्योंकि इससे सवाल बनता है ना। तीसरे नंबर सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था, है ना, न्यूटन ने किया था। चलिए आगे बढ़िए, न्यूटन ने किया था। और आप लोग ये फार्मूला ध्यान रखें, ये एफ बराबर जो है ये बड़ी जी, है ना, और m1, है ना, m1 मतलब द्रव्यमान है ना, m2 और r स्क्वायर, ये, है ना, ये फार्मूला ध्यान रखें, आप लोग पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल। देखिए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि क्योंकि क्या कारण है? तो क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होते, गुरुत्व नहीं होते इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह पाते, है ना। आप लोग यहाँ पढ़िए और इससे आपका सवाल सॉल्व होगा। आगे के सवाल इनको ज़रूर पढ़ें आप लोग वीडियो पॉज करके।
चलिए 5वें नंबर सवाल कीजिए कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक शेप छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, शेप क्या होगा, है ना। तो शेप क्या होता है ना, शेप उसी के अधीन गति करते रहते हैं, है ना, उसी के अधीन गति करते रहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ है, पृथ्वी की ओर गिरेगा तो गलत है गति, है ना, पृथ्वी की ओर गिरेगा तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, बिल्कुल ठीक है, तो ये वाले ठीक है। चलिए अगले सवाल देखिए, देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर सवाल, पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों, क्यों नहीं गिरती। आखिर पिसा की झुकी हुई मीनार जो है बहुत झुका हुआ है, जो पिसा कहाँ पे है ना, इटली में ना, तो ये झुकी काफ़ी झुकी हुई है लेकिन तब पर भी नहीं गिरती, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है ना क्या है, तो आप सभी जानते होंगे कि गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है इसके तल के अंदर से होकर गुजरती है, इसलिए ये नहीं गिरती है। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल देखिए 7 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो क्या होता, तो क्या होता। तो अब जितना है ना इसका 1/4 भाग रह जाता, तो ऑप्शन सी है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, अगले सवाल देखिए, अगले सवाल कहाँ चल गया, यहाँ पे देखिए 8 नंबर सवाल, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो भार क्या होगा। तो ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, है ना, तो भार क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, भार अपरिवर्तित रहेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर सवाल देखिए, लकड़ी मोम, है ना, क्या है यहाँ पर 3 चीज़ है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार, देखिए समान आकार की बात कर रहा है कि टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगी। तो ये तीनों जो है एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, और यहाँ पर ये निर्वात है ना, निर्वात है, वैक्यूम है, तीनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, क्योंकि सभी पर जो है जी वो सेम लग रहा है इसलिए एक साथ पहुंच रहा है। चलिए आगे, अगले सवाल देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, क्या होगा। तो जो है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्यों यहाँ पर लकड़ी गेंद बाद में गिर रहा है, क्योंकि ये हवा में बात किया, इससे पहले वाले सवाल में निर्वात था, वैक्यूम था, इसमें हवा है, तो हवा में भारी जो है पहले पहुँचेगी और हल्लुक वो बाद में पहुँचेगी। चलिए 10 नंबर सवाल हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि 2 गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा और 1 किग्रा की है ना, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है ना, तो कौन सही होगा। 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराते हैं तो कौन से ये सही होगा, इनमें से कौन सही होगा, तो बताइए कौन सही होगा, है ना। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं इस टाइप के सवाल, तेजी में कीजिए कौन सही होगा, तेजी में उत्तर दीजिए, है ना, तेजी में कीजिए, है ना, अभी कर चुके हैं इस टाइप के सवाल, हमने 2-3 सवाल कर चुके हैं, तेजी में बताइए। तो ये क्या होगा, दोनों जो है एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगी, है ना, चाहे वो 10 किग्रा हो 20 किग्रा हो, कोई मतलब नहीं है, कंडीशन सिर्फ इतना रहना चाहिए कि निर्वात होना चाहिए, है ना, निर्वात है तो दोनों साथ होगा, दोनों साथ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले सवाल, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल, कथन कर रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है ना, तो ये ठीक है। कारण देखिए कि कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए, है ना, तो अगले सवाल देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगले सवाल 13 नंबर सवाल देखिए, है ना, 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखिए 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है, पिंड, किसी पिंड का भार क्या होंगे, तो किसी पिंड का भार क्या होता है ना, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है किसी पिंड का भार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या उत्तर सही होगा, बी नंबर, ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है, बी नंबर। अगले सवाल देखिए, है ना, मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिक होंगे, तो ध्रुवों पर अधिक होते हैं, अभी भी देखें, है ना, तो ए नंबर हो जाएगा, ध्रुव पे सबसे अधिक होते हैं, है ना।
पोल पे सबसे अधिक होते हैं, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है ना। 15 नंबर सवाल देखिए कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है। अधिकतम भार जो होता है वो किस में होता है, हाइड्रोजन में होता है। अधिकतम भार किसी भी पिंड का कहाँ पर होता है, हाइड्रोजन में होता है। आगे चलिए, आगे अगले सवाल देखिए, तेजिम कीजिए, 16 नंबर उत्तर कीजिए और क्या कह रहा है। देखिए, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपको 4 फिगर दिख रहा होगा और ये चारों में देखना है समय और विस्थापन में जो है रिलेशन दिखाया गया है और ये कौन से सही है ना। तेजिम कीजिए कौन से सही है इन चारों में, तेजिम कीजिए आप लोग, इन चारों में कौन सही है ना। रिलेशन देखना आपको कौन सही रिलेशन है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए ऊपर जो है विस्थापन है, ये d मतलब विस्थापन है ना, और इधर t मतलब टाइम है। तो ये वाले रिलेशन ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। d मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा फ्रेश नहीं दिखता होगा और छोड़ ही देते हैं, फ्रेश नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिक्कत होगा। वैसे ये है ना सवाल पूछे भी नहीं जाएंगे कोई एग्ज़ाम में, ये IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है ना। चलिए अगले सवाल देखिए, देखिए एक ऊंची इमारत से एक गेंद क्या कर रहा है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। न्यूमेरिकल टाइप के सवाल है, तो ये 3 सेकंड बाद जो है इसका वेग कितना हो जाएगा, उत्तर कीजिए। और ये कैसे बनेगा है ना, तो ये फार्मूले से बनता है, लेकिन आप लोग रट ही लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। तो और तेजिम कीजिए उत्तर क्या होगा है ना। तो इसका उत्तर कितना होगा बताइए, तेजिम बताइए। और इसका उत्तर जो होगा आपको सी नंबर हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर फ्रेश दिखाई देगा आपको, 2 सवाल में थोड़ा दिक्कत था सॉरी। 19 नंबर सवाल की जो उत्तर, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। जी का मान क्या हो है ना, याद रखिए कि द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% से कम कर दें तो जी का मान क्या होगा, तो ये 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी का मान 2% बढ़ जाएगा। अगले सवाल चलते हैं, अगले सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल कीजिए, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। क्या होगा, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। तो क्या होगा त्वरण, देखिए ये क्या 80 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी नंबर, ठीक। चलिए आगे देखिए, 21 नंबर सवाल देखिए, अरे यार क्या हो गया। हाँ चलिए देखिए 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 21 नंबर कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। तो इससे पहले आपको बता दें कि द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो, द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किग्रा है तो चंद्रमा पर भी 100 होगा। कहीं भी चले जाए, मंगल ग्रह चल जाए, कहीं चल जाए तो 100 ही रहेगा। द्रव्यमान में कभी चेंज नहीं होता है, बाहर चेंज होते रहता है। तो द्रव्यमान 100 किग्रा है, तो फिर से चंद्रमा पर द्रव्यमान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 100 किग्रा ही हो जाएगा। चलिए इस तरह के आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान वही रहता है। अगले सवाल देखिए, देखिए अगले सवाल क्या कह रहा है कि 22 नंबर सवाल देख सकते हैं आप। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, है ना। गुरुत्वाकर्षण जहाँ नहीं होगा वहाँ भारहीन होगा, है ना। जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, भारहीन होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल देखिए, सुम्मिलित क्रम में है, इसे देखना है ना कि कौन सुम्मिलित क्रम में है। तो रेडियम, फिर बताइए रेडियम की खोज किसने किया है। तो रेडियम के बारे में पता होगा, है ना, मेडम क्यूरी, है ना, मेडम क्यूरी। और पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक। एक्सरे तो ये रोंटजन हो जाएगा। चेचक जो है एडवर्ड जेनर, चेचक एडवर्ड जेनर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए आप लोग, इसके बारे में ज़रा पढ़ लीजिए, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। हीलियम तत्व की खोज, है ना, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की और पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
है ना 1928 में किया था। और एक्स किरण की खोज 1895 ईस्वी में कौन, रोएंटजन ने किया था। और एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज किया था। इतना आप ध्यान रखें। अब देखते हैं, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? तो उत्तर क्या होगा, क्यों नहीं करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बी नंबर क्या कर रहा है, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति जो है क्या है, शून्य है, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता है। चलते हैं अगले सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, मतलब शून्य हो जाए, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो क्या होगा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए, लुप्त हो जाए, तो क्या होगा? फिर है ना, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए 26 नंबर सवाल। देखिए 26 नंबर सवाल, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या है, है ना, उसकी गति के कारण आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर। चलते हैं आगे, है ना। आगे देखिए, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके इसका डिटेल देख लीजिए। देखिए 27 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए, है ना, लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, है ना। मतलब क्या, बी नंबर ऑप्शन, कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं, है ना। काफ़ी लंबी वीडियो है और हम लोग शुरू से अंत तक देख रहे हैं, है ना। कम से कम जो है ये कितने चैप्टर ख़त्म हो गया, लगभग 4 चैप्टर हमने आज ख़त्म कर लिया है। अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए, है ना, तो 10 दिन के अंदर में साइंस खत्म हो जाएगा और साइंस का आपका एक भी सवाल साइंस से नहीं छूटेगा। 28 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है ना। जो ऊपर में उपग्रह लगाया है, जो मानव निर्मित उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह है, उसे आसानी से हम जो अपने कंट्रोल में करते हैं, किसकी? तो ये डॉपलर प्रभाव की मदद से, है ना, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ए नंबर हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव, है ना, डॉपलर प्रभाव, ए नंबर। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वह ऐसा क्यों कर पाता? ऐसा किस कारण से कर पा रहा है कि कोई उपग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसा क्यों करता वो? तो ये किसके कारण करता, कौन से बल के कारण करता है? केंद्राभिमुखी बल। ये कौन सी बल है? केंद्राभिमुखी बल, यही है क्या, अभिकेंद्रीय बल। ये है अभिकेंद्रीय बल, इसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, है ना। थोड़ा देखिए यहाँ पर, है ना, उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्रीय बल के कारण ही पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है ना, या लगा पाता है। देखिए अगले सवाल क्या कर रहा है, 30 नंबर सवाल देखिए। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिक बल और प्रबल, है ना, नाभिक बल। तो कौन कौन से बल देखें? गुरुत्व, है ना, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल, है ना, नाभिक बल, इसके बाद प्रबल नाभिक बल। ये 4 बल जो है पृथ्वी पे है और पूछ रहा है कि कौन जो है ना, इसमें सही है ना। सबसे प्रबल बल जो है कौन होंगे और इसमें कौन सही होगा? तो गुरुत्व 4 में से सबसे प्रबल है, तो आप इसे काट सकते हैं। गुरुत्व 4 में से प्रबल नहीं है ना। सबसे प्रबल बल जो है वो नाभिकीय बल है। नाभिक में भी, है ना, प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है, तो वही सही होगा। एक बार ये हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें कौन सही नहीं है, तो ये हो जाता कौन, है ना, कि गुरुत्व 4 में से प्रबल है, ये गलत है। गुरुत्व जो है सबसे कमज़ोर बल है और ये लंबे दूरी तक काम करता है, लंबी दूरी तक लगता है गुरुत्व बल, है ना। इधर ये तीनों जो है बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए। क्या करा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट जो है ऊपर से, है ना, नीचे से ऊपर तेजी में जाए, है ना। तो ऑप्शन देखिए,
जब लिप त्वरित है ना त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो, है ना, त्वरण के साथ ऊपर जा रहा हो, है ना, तो अधिक भार होगा, है ना, ठीक ना। जब नीचे आएगा तो कम भार होगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। लोलक की कलावधि क्या है? लोलक की कलावधि, है ना, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का कलावधि जो है ना, लंबाई टाइम पीरियड जो है इसकी लंबाई पर निर्भर करता है ना। 33 नंबर सवाल देखिए। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए लोलक घड़ी जो है जो गर्मी के मौसम में सुस्त हो जाती है, इसके पीछे मेन कारण जो है ये लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी कीजिएगा, क्या होते हैं ना, लोलक की लंबाई बढ़ जाते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाते हैं इसलिए घड़ी क्या पड़ जाते हैं? सुस्त पड़ जाते हैं। एक घड़ी देखिए 34 नंबर क्या कर रहा है। 34 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। एक लड़की झूले पर, एक लड़की है झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, ठीक। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जब वो अभी झूल रहा है, जब वो खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये जो है आवर्तकाल जो है इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रखिएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगले सवाल देखिए 36 नंबर क्या है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? शीतकाल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, शीतकाल में। शीतकाल में जो है ये तेज़ी से चल सकते हैं। 37 नंबर सवाल देखिए। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो ये कितना होता है? 11.2 किमी पर सेकेंड, है ना। मतलब पलायन वेग के मतलब क्या होता है कि अगर इस वेग से 11.2 किमी पर सेकेंड, अगर एक सेकेंड में इतनी स्पीड से आप, है ना, पृथ्वी से किसी भी दिशा में, ऊपर किसी भी दिशा में फेंकते हैं तो वह फिर से पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा, इसका ये मतलब होता है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। कह रहा है अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो 8 किमी पर सेकंड से फेंका जाएगा तो फिर वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, क्योंकि ये पलायन वेग को पार नहीं किया है, तो ये बिल्कुल वापस आ जाएगा, मतलब ये पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल क्या है ना। अगले सवाल देखिए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्गमाद मूल वेग से कम होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए इसे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ठीक। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, ये भी ध्यान रखना है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.4 किमी पर सेकंड होता है। और धरती पर पलायन वेग जो है, पृथ्वी पर जो है 11.2 किमी पर सेकंड होते हैं, है ना। ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए। अगले सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं, और ये स्थूल पदार्थों के गुण, है ना, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग, है ना, ज़रूर हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, है ना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है ना। PDF बनाना, फिर से वीडियो बनाना बहुत परेशानी है, बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना भाई का सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।